दोस्तों नमस्कार, मैं जगत सिंह गुर्जर आपके सामने गणित रीट लेवल फर्स्ट में आज सेकंड चैप्टर। कल मैंने आपको संख्याएं पढ़ाई थी पिछले इसमें वीडियो में। इसमें उन्हीं संख्याओं फिर आगे बढ़ाते हैं। तो हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तो पढ़ ली थी और उनमें संख्याओं के योगफल भी ज्ञात कर लिए थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहले सम संख्या पढ़ते हैं। सम संख्या। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सम संख्या होती क्या है। तो सम संख्या को अपन सीधी सी अगर देखा जाए तो जिस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाता है वह संख्या सम संख्या कहलाती है। या अगर हम दूसरी परिभाषा बोलें कि जिस संख्या का इकाई अंक अगर आप पहचान सकें, इकाई अंक अगर इकाई अंक के आधार पर देखना है तो 0, 2, 4, 6, 8। यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 मिल जाएं तो वो संख्या आपकी कौन सी होगी? सम संख्या होगी। इसी प्रकार से यदि उस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाए यानी 2 से विभाजित होनी चाहिए, 2 से विभाजित जो संख्या होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? आपकी सम संख्या कहलाएगी। अब प्रश्न ये आता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? आपकी 2। कई सुनने में आता है कि सबसे छोटी संख्या को 2 को बताते हैं, लेकिन आप दिमाग लगाइए कि 2 सबसे छोटी संख्या तो है लेकिन 0 सबसे छोटी सम संख्या नहीं हो सकती। 0 केवल पूर्ण संख्या है, जो मैंने आपको पिछली जो वीडियो उसमें बताई थी कि 0 पूर्ण संख्या है, क्योंकि 0 से प्रारंभ होकर जो संख्या अनंत की हो जाती हैं वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2। अब 0 हमारी सबसे छोटी संख्या नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा। क्योंकि 0 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो पहली बात तो 0 में 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 2 है जो 0 है वो 2 से क्या है? छोटी संख्या है, और छोटी संख्या में कभी बड़ी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो जब 0 में 2 का भाग जाएगा नहीं तो इस हिसाब से 2 का पूरा भाग नहीं गया, और यदि 2 से विभाजित संख्या नहीं है तो 0 आपकी सम संख्या नहीं होगी। इसलिए सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 2। और प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ते जाओ। पहली संख्या 2 हो जाएगी, फिर आपकी 4 आ जाएगी, फिर 6 आ जाएगी, फिर 8 आ जाएगी, फिर 10 आ जाएगी। इस प्रकार से 12, 14, 16 इस प्रकार से आगे संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो सबसे बड़ी, अब प्रश्न आता है सबसे बड़ी सम संख्या। तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? आपकी अनंत होगी, क्योंकि जो संख्याएं वो अनंत की हो जाती है, और जो सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, ये नेचुरल संख्या में से निकल जाती है, यानी प्राकृत संख्याओं में से निकल जाती है। तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से, और कहां जाती है? अनंत की ओर। तो 1 हमारी सम संख्या होगी नहीं, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी हमारी? 2। 2 से बड़ी 4, 4 से बड़ी 6, 6 से बड़ी 8, 8 से बड़ी 10। इस प्रकार से सम संख्या अनंत की ओर जाती हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गई? आपकी 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गई? आपकी 2। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो गई? अनंत। अब प्रश्न आता है योगफलों का। प्रश्न कैसे आएगा योगफलों का? जैसे आपसे पूछेगा 1 से 20 तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न आएगा आपके सामने कि 1 से 20 तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अगर मान लो आप सम संख्याओं का योगफल निकाल रहे हो, तो अब आप यहां से 1 से 20 तक जो सम संख्या आ रही है, जैसे कौन कौन आ रही है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये आपकी सम संख्या आ रही है। यदि इन सम संख्याओं को जोड़ने लगोगे तो कम से कम आपकी 2-3 मिनट चली जाएंगी, और 2-3 मिनट जाने का मतलब है आपने किसी और प्रश्न की आत्महत्या कर दी। इसलिए सबसे बड़ी बात है आपको इसमें समय बचाना है। तो समय बचाने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए, और शॉर्ट ट्रिक्स में अब सम संख्याओं की शॉर्ट ट्रिक्स के है कि इसका सूत्र है n गुणा n प्लस 1। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, ये है केवल सम संख्या की। अब यहां पर n आपने जब नेचुरल संख्या में पढ़ी थी तो n हुई थी इसमें सबसे बड़ी संख्या, लेकिन यहां पर हम सम संख्या की बात कर रहे हैं, तो यहां n जो होगी वो सम संख्याओं की संख्या होगी। अब सम संख्याओं की संख्या यानी सम संख्याओं की संख्या,
सम संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे? तो सम संख्याओं की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बड़ी संख्या को लेना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या कौन होगी इसमें? 20, और 20 में कितने का भाग दोगे आप? 2 का। 2 का जब भाग दोगे तो कितनी संख्या आ जाएगी? 10। तो जो यहाँ सम संख्याओं की जो संख्या आएगी ये किसका काम करेगी? n का काम करेगी। किसका काम करेगी? n का। तो n का मान कितना आ गया? 10 आ गया। तो 10 प्लस 1, और बटे 2 नहीं आएगा, सॉरी 2 उसमें आता है, किसमें? प्राकृत संख्याओं का यदि हम योगफल निकालते हैं तो यहाँ बटे 2 आएगा, लेकिन अपन सम संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो n गुणा n प्लस 1 ही रहेगा। तो यहाँ जो 10 है ये यहाँ संख्याओं की संख्या है। कौन सी संख्या? सम संख्याओं की संख्या। तो सम संख्याओं की संख्या को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो भी आपकी 1 से 20 तक जो लगातार संख्याएं, उन संख्याओं में सम संख्याओं की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, जो बड़ी संख्या है उसमें 2 का भाग दोगे, 2 का भाग दोगे तो 10 आ गया। तो 10 का आपने मान रखा, तो 10 गुणा 10 से बड़ी संख्या यानी 10 गुणा 11, तो आपको उत्तर आ जाएगा 110। तो 110 हो गया आपका सम संख्याओं का योगफल निकालना। अब एक प्रश्न और आता है, जैसे मान लो 1 से 30 तक, जैसे 1 से 30 की जगह नहीं दे और वो दे दे 1 से 31 तक सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, इस प्रकार से प्रश्न आ जाए। अब कई बच्चे ये, कई लोगों के ध्यान में आएगा कि सर 31 का आधा तो होता ही नहीं है। तो जब 31 का आधा नहीं होगा तो आप क्या करोगे, यहां बड़ी संख्या है 31, उसमें से -1 घटाओगे। तो -1 घटाओगे तो आपके कितना आ गया? 30, और 30 में 2 का भाग दोगे तो आपका n का मान कितना आ जाएगा? 15। n का मान कितना आ जाएगा? 15। तो यहाँ जो सम संख्याओं की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी आपकी? 15 आएगी। यानी 1 से 31 तक जो सम संख्याएं उनकी संख्या कितनी है? 15। तो अब आप अपना सूत्र लगाएंगे n गुणा n प्लस 1, यानी जो आपकी संख्या है उसी का एक ज्यादा इससे गुणा करोगे तो 15 गुणा 16, और 15 गुणा 16 करोगे, 16 पंजे 80, हाथ से लगी 8, और 16 एकम 16, 16 8 कितने हो गए? 24। तो इस प्रकार से आप सम संख्याओं का योगफल आसानी पूर्वक निकाल लोगे। तो आपको केवल एक सूत्र याद रखना है, n गुणा n प्लस 1। अब यहाँ जो n है ये विशेषता आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर n बड़ी संख्या नहीं है आपकी, यानी यहाँ पर आने वाली जितनी भी सम संख्याएं उनकी संख्या होती है। तो n का मान, जैसे यहाँ पर अपन ने 1 से 20 तक सम संख्याओं की संख्या कितनी थी? 10। तो 10 गुणा 11 कर दिया, आपको उत्तर 110 आ गया। 1 से 31 तक जो सम संख्याओं की संख्या है वो कितनी है? 15। तो 15 गुणा 16 किया, आपका 240 आ गया। एक प्रश्न और बनता है, वो प्रश्न बनेगा जैसे 21 से 50 तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न बनता है। अब इस प्रश्न को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको वहीं जाना पड़ेगा जो आपकी सम संख्याओं का योगफल निकालने का सूत्र है। तो यहां अब 21 से 50, यानी आपको 1 से 50 नहीं दिए उसने, 21 से 50 दिए। तो 21 से 50 निकालने के लिए आप पहले से 1 से 50 तक का निकालिए। 1 से 50 तक सम संख्याओं का योगफल निकालेंगे। तो 1 से 50 तक सम संख्या कितनी होती है? 25। तो 25 गुणा 26 करो, पहले तो 25 गुणा 26। तो 25 गुणा 26 करोगे तो 25 छिकी 150, वहां से लगी 15, और 25 दूना 50, 50 और 15 आपके हो गए 65। कितना आ गया? 650। तो ये 1 से 50 का आ गया। इसी प्रकार से 21 है तो 1 से पहले 20 तक निकालो। तो 1 से 20 तक सम संख्याओं का योगफल। तो 1 से 20 तक हमने सम संख्याओं का योगफल ये निकाल रखा, कितना है? 110। तो 1 से 20 में वैसे भी निकाल लो। 1 से 20 तक सम संख्या कितनी होंगी? 10, और 10 गुणा कितना करोगे? 11। तो 10 गुणा 11 करोगे तो कितना हो जाएगा? 110 आ जाएगा। अब ये जो योगफल आया ये 650 का है। तो 1 से 50 का योगफल कितना आया? 650, और 1 से 20 तक का योगफल कितना आया? 110। अब अपन को न तो 1 से 50 चाहिए, न अपन को 1 से 20 चाहिए, अपन को क्या चाहिए? 21 से 50 चाहिए। क्या चाहिए? 21 से 50। तो 21 से 50 लाने के लिए क्या करोगे? 1 से 50 से जो आपका 1 से 50 का सम संख्याओं का जो योगफल है उसमें से 1 से 20 तक का जो योगफल है उसको क्या करोगे? घटाओगे, और घटाने पर जो मान बचेगा 0, 5 में से 1 गए 4, 6 में से 1 गए 5, 540 आपका 21 से 50 तक। ये जो उत्तर आया है ये आपका 21 से 50 तक सम संख्याओं का योगफल आया है। सम संख्याओं का योगफल,
सम संख्याओं का योगफल कितना आ गया आपका 540, ये आया है। अब आपके तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न बनेगा 1 से 20 तक सम संख्याओं का योगफल, दूसरा प्रश्न बनेगा 1 से 31 तक, यानी एक तो आपकी आसानी पूर्वक सम संख्या निकल जाएंगी, 20 का आधा करोगे 10 आ जाएगा, 10 को 11 से गुणा करोगे 110। दूसरा प्रश्न बनता है 1 से 31 तक। अब कई बच्चे करते हैं 31 का तो आधा होगा नहीं, तो जब आधा नहीं होगा तो सम संख्या की बात होगी तो आप घटाओगे, और घटाओगे तो 31 में से गया कितना बचे 30, 30 का आधा कितना हुआ 15, 15 को 16 से गुणा किया 240। और एक प्रश्न आपका जो तीसरा प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा, पहला प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से बनेगा, दूसरा प्रश्न आपका इस प्रकार से बनेगा, और तीसरा प्रश्न आपका ये बनेगा कि 21 से 50 तक सम संख्याओं का योगफल निकालिए। तो पहले आप 1 से 50 निकालोगे, फिर आप 1 से 20 से निकालोगे। 1 से 50 में से जब आप 1 से 20 का जब घटा दोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका 21 से 50 तक सम संख्याओं का योगफल आ जाएगा। तो इस प्रकार से सम संख्या से प्रश्न ये बनता है। तो आपको समझ में आया होगा, और विशेषता आपको समय का बहुत ही स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि आपको समय बर्बाद नहीं करना है। तो इस प्रकार से संख्याओं में से जो सम संख्या का जो भी प्रश्न बनता है, जैसे सम संख्या का सबसे छोटी संख्या क्या होती है 2, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी अनंत, और 1 से 20 तक सम संख्या का योगफल निकालने का सूत्र है, यानी 1 से अगर कोई संख्या सम संख्या का योगफल पूछे तो योगफल का सूत्र है n गुणा n प्लस 1, यानी सम संख्याओं की संख्या गुणा 1 ज्यादा। तो आप जैसे 10 आई तो 10 को 11 से गुणा करेंगे, 15 आई तो 15 को 16 से गुणा करेंगे, और 25 आएगी तो आप 26 से गुणा कर दोगे। इस प्रकार से आप अनंत तक, कहां तक, अनंत तक सम संख्याओं का योगफल आसानी पूर्वक निकाल सकते हो। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे विषम संख्या। तो समझ में आ गया होगा, और आप ज्यादा से ज्यादा जब अभ्यास करोगे तो आसानी पूर्वक ये जितने भी सूत्र हैं आपके आसानी पूर्वक समझ में आ जाएंगे, क्योंकि गणित हमेशा अभ्यास से बढ़ती है। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे आप गणित में पिछड़े रहोगे, और जैसे जैसे आप अभ्यास करने लग जाओगे आप गणित में महारत हासिल कर लोगे, और किसी भी एग्जाम में आप आसानी पूर्वक गणित के सवालों को हल कर लोगे। आगे हम अब विषम संख्या पढ़ेंगे। तो विषम संख्या है वो सम संख्या की बिल्कुल जस्ट विपरीत है, यानी आपने अगर सम संख्या को समझ लिया तो विषम संख्या को समझने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम बात करते हैं विषम संख्या की। नंबर 2 पे बात करेंगे विषम संख्या। विषम संख्या, अब विषम संख्या की सबसे पहली बात परिभाषा कि विषम संख्या को अपन पहचाने कैसे, विषम संख्या होती क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है। तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी। एक तो है आपका इकाई अंक, तो जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9, ये तो हो गई इकाई अंक की बात। यदि आपको कोई भी संख्या का एक इकाई अंक मिलता है, 3 मिलता है, 5 मिलता है, 7 मिलता है, 9 मिलता है, तो ये आपकी विषम संख्या होगी। और एक दूसरी परिभाषा है कि जिस संख्या में 2 का पूरा भाग नहीं जाता हो, नहीं जाता है, यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है वो आपकी कैसी संख्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। और इकाई अंक कौन होने चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9। जैसे कि 11 है तो 11 का इकाई अंक 1 है, 101 है तो 101 का इकाई अंक 1 है, 105 है तो इकाई अंक 5 है, 107 है तो इकाई अंक 7 है, 10,517 है तो इकाई अंक 7 है। तो आप तुरंत पहचान लो कि विषम संख्या है। अब बात वही आती है कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगी आपकी 1, क्योंकि विषम संख्या सम संख्या किसमें से बनती है, प्राकृत संख्या में से। और जब प्राकृत संख्या में से बनती है तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। तो जो 1 से स्टार्ट होगी तो 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं, जब भाग नहीं जाएगा तो आपकी सबसे छोटी विषम संख्या क्या बनेगी, 1 बनेगी। इसी प्रकार से सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी आपकी, अनंत हो जाएगी, क्योंकि प्राकृत संख्या कहां तक जाती है, अनंत की ओर जाती है। तो विषम संख्या भी सबसे बड़ी अगर विषम संख्या की बात होगी तो क्या होगी, अनंत होगी। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 1। और इसमें भी अपन क्या करते जाएंगे, 2-2 जोड़ते जाएंगे। जब 2-2 जोड़ते जाओगे विषम संख्या आपकी आती जाएगी। जैसे सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, 1,
1 के बाद में क्या आएगा 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9, 9 के बाद में 11, 11 के बाद में 13। तो आप दो दो जोड़ते जाओगे, आपको आगामी आपकी जो विषम संख्या है वो आपकी आती जाएगी। तो अब प्रश्न आता है योगफल निकालने का। तो अपन ने सम संख्या का योगफल निकाला, तो सम संख्या का योगफल जो निकाला था वो n गुणा n+1 था। अब अपन निकालेंगे विषम संख्या का। तो जैसे 1 से 20 तक विषम संख्याओं का योगफल। अब विषम संख्याओं का जो योगफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आपका है n का स्क्वायर। क्या है आपका n का स्क्वायर। अब n यहां विषम संख्याओं की संख्या होगी। n यहां क्या होगी, विषम संख्याओं की संख्या। अब आपको पता लगाना है कि 1 से 20 तक, पहले तरह का जो सवाल आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि 1 से 20 तक विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ये आपसे प्रश्न पूछेगा। और प्रश्न अब विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, n स्क्वायर, यानी जितनी संख्या है उनका वर्ग कर दो, और जब आप वर्ग करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो अब 1 से 20 तक जो विषम संख्या है, तो विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी इसमें, तो विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या। तो विषम संख्याओं की जो संख्या निकालोगे तो 1 से 20 तक में संख्या कितनी आएंगी, वही 2 का भाग दोगे, तो 20 में जब 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। तो आपका जो n का मान हुआ, तो n का मान यानी आपका जो n है वो कितना आ गया 10, और 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 100। तो अब आपका उत्तर आ चुका है कि 1 से 20 तक विषम संख्याओं का योगफल कितना आ गया, 10 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया 100 आ गया। यानी जितनी आपकी विषम संख्या आती है, विषम संख्या को उतनी जितनी आएंगी उतनी से आपको क्या करना है, गुणा करना है। 10 आया, 10 का वर्ग निकाल दिया 100। 12 आएगा, 12 गुणा 12 144। 15 आती है, 15 गुणा 15 आपके आ जाएगा 225। 20 आती है तो 20 गुणा 20 करेंगे 400। अब इस प्रकार से पहला प्रश्न ही आ गया। अब एक प्रश्न और देता हूं आपके सामने, जैसे 1 से 30 तक, 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। तो योगफल अब बताओ 1 से 30 तक विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, पहले तो ये पता लगाओ। तो 1 से 30 तक 30 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा, 15। तो आप 15 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, और 15 को जब 15 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 225। तो इस प्रकार से आप विषम संख्याओं का योगफल आसानी पूर्वक निकाल लोगे। अब जो तीसरा प्रश्न आएगा, ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये दोनों तो एक टाइप जैसे हो गए, ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों एक जैसे हैं। अब दूसरा तरीका क्या आएगा, जैसे 1 से 50 तक, 50 की जगह क्या करेगा वो 51 कर देगा। 51 तक विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। अब 1 से 51 तक, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 51 में 2 का भाग जाएगा नहीं। अब सम संख्या में अपन ने क्या किया था, 1 घटाया था। विषम संख्या में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो 51 + 1/2, ये आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको विषम संख्या निकालने में दिक्कत आ रही है तो आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। सम संख्या में आपने क्या किया था, 1 घटाया था। विषम संख्या में अपन 1 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 51 कितने हो गए, 52, और 52 में आप 2 का भाग दोगे तो कितनी संख्या आ गई, 26। और यहां क्या करोगे, 26 का स्क्वायर करोगे, और 26 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप 26 को 26 से क्या करिए, गुणा कीजिए। तो 26 का स्क्वायर कितना आएगा, 676 आएगा। 26 का स्क्वायर कितना जाएगा, 676 आ जाएगा। एक बार आप और थोड़ा गुणा कर दीजिए। 26 गुणा 26, 26 6 का 6 36, हाथ से लगी 3, 6 दूनी 12, 12 3 हो गए 15, गुणा 2 से करेंगे 26 दूना 52, और यहाँ जोड़ेंगे 6, 7 और 6, ये हो गया आपके 676। तो मैंने पहले ही सही किया है कि 26 का स्क्वायर कितना आएगा, 676। तो इस प्रकार से आप विषम संख्या का योगफल निकाल सकते हो। एक प्रश्न और बनता है आपका विषम संख्याओं से, और वो तीसरा प्रश्न बनेगा, जैसे मैंने बीच में से उठा के कोई संख्या पूछ लेता हूं। जैसे आपसे पूछेगा, बताओ कि 25 से 50 तक, 25 से 50 तक विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, इस प्रकार से प्रश्न आएगा। अब आपको 25 से 50 तक पूछा है। 25 से कहां तक पूछा है, 50 तक।
तो अब आपको इसमें देख लो 1 से स्टार्ट नहीं है, तो अब जब 1 से स्टार्ट नहीं है, अगर 1 से स्टार्ट होता तो हम क्या करते, 50 का आधा कर लेते 25 और 25 के स्क्वायर कर देते हैं, आपका 625 आपका आंसर आ जाता। लेकिन अब यहां पर 25 से 50 ले दिया, तो 25 से 50 में आपको योगफल निकालना है, तो क्या करोगे, पहले 1 से 50 तक विषम संख्याओं का जो योगफल निकालोगे तो 1 से 50 तक का कितना आएगा, 25 आपकी विषम संख्या होगी, 25 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 1 से 25 लेना है, कितना लोगे, 1 से 25 लोगे, 1 से 25 तक, क्योंकि आपने 1 से 50 ले लिया, अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से 25 तक लेना पड़ेगा। अब देखो 25 की आपकी संख्या नहीं निकल रही, तो आप क्या करोगे, 25 में 1 जोड़ोगे, तो 25 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 26 में 2 का भाग दोगे तो कितनी संख्या आ गई आपकी, 13। तो 13 संख्याओं का आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ वर्ग निकालना पड़ेगा, 13 का वर्ग आएगा 169। अब देखो 1 से 50 तक की संख्याओं का कितना है, 625, और 1 से 25 तक की जो संख्याओं का विषम संख्या का योगफल आएगा वो कितना है आपका, 169। अब आपको 1 से 50 में से 1 से 25 को क्या करना है, घटाना है, जो अपन ने सम संख्या में किया था। तो यहां से जब इसको घटाओगे तो 15 में से 9 गए, कितने बचे आपके, 6, यहां बचे 1 में से 6 नहीं जाएगा, 11 में से 6 गए, कितने बचे, 5, यहां बचे 5 में से 1 जाएगा, कितने बचे, 4। तो आपका यहां पर आंसर आ जाएगा 456, ये आ जाएगा आपका आंसर 25 से 50 तक विषम संख्याओं का योगफल। तो बात आपके समझ में आ गई थी, एक बार और समझ लो, यदि 25 से 50 तक विषम संख्याओं का योगफल पूछता है, पहले आपको 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योगफल यानी विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 25, और 25 को 25 से गुणा करोगे आपका कितना आ जाएगा, 625। उसके बाद में आपको 1 से 25 तक की जो संख्याओं का विषम संख्याओं का जो योगफल है, तो 1 से 25 तक की जो विषम संख्या निकलेंगी वो आपकी कितनी निकलेंगी, 13, और 13 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 169। अब आपको मान चाहिए 25 से 50 तक, मान कितना चाहिए, 25 से 50 तक विषम संख्याओं का जो योगफल निकालोगे, तो 1 से 50 तक की संख्याओं में से 1 से 25 तक की संख्याओं को क्या करोगे, योगफल को घटाओगे, घटाने के बाद में आएगा 456, और यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 तरीके के सवाल आपके विषम संख्या के बनते हैं और 3 तरीके के सवाल आपके सम संख्या के बनते हैं। तो समझ में आ गई बात। अगर समझ में नहीं आता है, आप बैक कर करके आराम से पूर्वक धीरे धीरे चला के उसको समझ सकते हो, एक एक चीज को आराम से क्लियर कर सकते हो। जहां भी कोई समस्या आती है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या चैट के माध्यम से या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो भी समस्या आपको आती हैं उनके बारे में आप हमसे साझा कर सकते हैं, और जितना संभव हो सकेगा हम आपके पास उस समस्या का समाधान जरूर लेके आएंगे। तो ये समझ में आपके आ गया होगा। तो सम संख्या विषम संख्या के जो 3 तरीके के जो सवाल बनते हैं वो आपके सामने मैंने पेश कर दिए हैं। अब अगर आगे हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, तो ये बात समझ में आ गई। तो ये 3 तरीके के सवाल आपके बनते हैं। अब आगे पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या है, और अभाज्य संख्याओं के ज्यादातर सवाल हमें देखने को मिलते हैं। रीट में भी अभाज्य संख्या से सवाल आए हुए हैं। हमारी अब तक जो 4 रीट हुई हैं, पहले तो 2 टेट हो चुकी हैं, उसके बाद में 2 रीट हुई हैं, और इन चारों में अभाज्य संख्या से संबंधित सवाल पूछ चुके हैं। तो अभाज्य संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या का गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड निकालने में भी बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आपको अभाज्य संख्या को थोड़ा सा अच्छे से समझना है। तो अब हम नंबर 3 पे पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को थोड़ा गौर से समझो। अभाज्य ए आपने उपसर्गों में पढ़ा है, और ए उपसर्गों में पढ़ा है, ए का मतलब होता है नहीं। अब इसका यहां से अर्थ लगाओ, ए भाज्य, भाज्य यानी जिसमें भाग जाए, और ए का मतलब होता है नहीं, यानी ऐसी संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाए, तो वो संख्या आपको क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। या फिर ऐसा कह दो, ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी भी और संख्या का भाग नहीं जाए। एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, वो आपकी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग जाएगा और जो संख्या है
उसी का भाग जाएगा, वो आपकी संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। जैसे हम बात करते हैं 2 की। अब 2 में आपका 1 का भाग जा रहा है, देख लो 1 का भाग जाएगा 2 बार, और 1 इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। 1 और स्वयं, इनके अलावा यदि किसी और संख्या का भाग चला जाएगा तो वो आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो आपकी परिभाषा क्लियर है कि 1 और स्वयं के अलावा जिस संख्या का भाग जाता है, 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो आप जैसे 2 में 1 और 2 का भाग गया, इसी प्रकार से 17 में 1 का भाग जाएगा और 17 का भाग जाएगा। इन 2 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। जैसे 5 है, 5 में आपका 1 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा, इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाएगा। अब बात करते हैं 1 की। अब 1 है, 1 में 1 का भाग जाएगा और 1 का भाग देने पर भी उत्तर आपका कितना आएगा, 1। फिर आपने भाग कहां दिया, एक संख्या है उसमें आपने 1 का भाग दिया और आपका उत्तर भी 1 ही आया। उत्तर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, भाग भी आपने 1 का दिया, उत्तर भी आपका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब बताओ 1 आपकी अभाज्य संख्या है क्या? सोच लो खुद ही कि 1 है, 1 में 1 का भाग दें, उत्तर भी आपका 1 ही आ रहा है, तो 1 आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि 1 में केवल 1 का ही भाग है। हालांकि ये स्वयं 1 ही है, लेकिन भाग देने के बाद में इसमें कोई मान में परिवर्तन नहीं है। जैसे अपन ने 2 लिया, तो 2 में जब 2 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1। तो देखो संख्या में भाग देने से मान बदल रहा है, संख्या में भाग देने से जब मान बदल रहा है तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। लेकिन यहां पर संख्या में भाग देने से मान नहीं बदल रहा है, इसलिए 1 आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी वो कौन होगी, आपकी 2। तो सबसे छोटी आपकी जो अभाज्य संख्या है वो आपकी क्या होगी, 2 और 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये 2011 या 2012 की जो टेट एग्जाम हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न आया था 1 है, पहला ऑप्शन था अभाज्य संख्या, दूसरा ऑप्शन था संयुक्त संख्या, तीसरा ऑप्शन था न अभाज्य न संयुक्त, और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इस बात को थोड़ा सा गौर से समझना कि 1 में यदि 1 का भाग देंगे तो उत्तर भी आपका 1 ही आएगा। तो आपने भाग दिया कहां, और जब भाग नहीं दिया तो आपकी यह अभाज्य संख्या भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें केवल 1 का 1 ही गुणनखंड हो रहा है, 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। और 1 का भाग देने पर भी उत्तर 1 ही आ रहा है, तो इसका मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा। जब परिवर्तन नहीं हो रहा तो आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो यहां हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन निकली, 2 निकली। तो अब पहला प्रश्न आपका यही आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक तो प्रश्न को बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, यदि आप प्रश्न को जल्दी पढ़ोगे आपका आंसर गलत होने की ज्यादा संभावना होती है, और जो आंसर जो सीधा क्वेश्चन होता है, जो सरल क्वेश्चन होता है, वो आपका जल्दी पढ़ने से जल्दी गलत होता है। जितना सीधा प्रश्न होगा, जितना जल्दी पढ़ोगे उतना गलत होगा, और जितना सीधा प्रश्न होगा, जितना धीरे धीरे पढ़ोगे उतना ही क्वेश्चन आसानी पूर्वक सरल होगा और इतना ही आपका सही होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हुई आपकी, 2। प्रश्न यही है, सबसे छोटी, अब जोड़ दिया मैंने इसमें सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। अब बात आ गई, देखो पहले तो डायरेक्ट अभाज्य संख्या पूछा है, अब इसमें बोल दिया सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या भी कौन है आपकी, 2। फिर तीसरा प्रश्न बनेगा इसमें से विषम, सम की जगह क्या दे देगा वो, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या देगा। पहले सम पूछा है, अब यहां विषम पूछा है। सम और विषम नहीं आए तो आपको उत्तर 2 आएगा, और यदि सम आएगा तो उत्तर 2 आ गया। अब यहां बात आती है विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या में उत्तर कौन आएगा आपका, 3 आएगा, क्योंकि 2 तो सम है और 2 सम है तो फिर विषम हो नहीं सकता। तो 2 विषम हो, 2 आपकी सम संख्या है तो 3 आपकी क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होगी आपकी, 3। अब बात आती है सबसे बड़ी की, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या। अब सबसे बड़ी और सम होनी चाहिए,
अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब यदि दो आपकी सम संख्या है, वो सबसे छोटी है, और दो से बड़ा क्या होगा, 4, दो से बड़ा क्या होगा, 4। अब 4 में देखो 1 का भाग जा रहा है, 4 में 2 का भाग जा रहा है, और 4 में 4 का भाग जा रहा है। इसका मतलब 1 2 3 संख्याओं का भाग आपका 4 में गया। जबकि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, एक और स्वयं। तो एक और स्वयं के अलावा यदि किसी संख्या का भाग गया तो आपकी अभाज्य संख्या हुई क्या, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसमें 2 का भाग गया। जबकि परिभाषा यह है एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब जितने भी आपकी सम संख्या आएंगी उनमें सम में कितने का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। और जब सम संख्या में 2 का भाग जाएगा तो वो आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। और जब वो आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी, अब यहां प्रश्न आता है सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या। तो सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या कौन होगी, 2 ही होगी। 2 ही सबसे छोटी है, 2 ही सबसे बड़ी है, केवल इकलौती 2 है। यही सबसे छोटी है, यही सबसे बड़ी है। यदि सम अभाज्य संख्या की बात होगी तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या 2। इसके आगे जितनी भी सम संख्या आएंगी वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें सम में 2 का भाग जाएगा, और 2 का यदि भाग जाएगा तो अभाज्य संख्या हो नहीं सकती, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा भाग किसी का जाना नहीं चाहिए, और एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग गया तो आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्लियर हो गई बात। तो सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या कौन हो गई आपकी, 2। अब प्रश्न आता है सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या। सोचो, विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी कौन है, विषम अभाज्य संख्या कौन है, 3 है। तो 3 से बड़ी कौन है, 5, 5 से बड़ी 7, 7 से बड़ी 9, 9 नहीं है, 9 में 3 का भाग जा रहा है, 9 नहीं कह सकते। 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 23। इस प्रकार से बढ़ती 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 तो विषम संख्या तो कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, अनंत। तो सबसे बड़ी यदि विषम संख्या की बात करें तो कौन उत्तर आएगा, आपका अनंत। अब प्रश्न आता है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी है, यह प्रश्न पूछेगा आपसे। 1 से अभाज्य संख्या, 1 से 10 तक अभाज्य संख्या कितनी है। तो 1 से 10 तक तो मैंने अभी बताई थी आपको। सबसे छोटी कौन होगी, 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 7, 7 से बड़ी 11। तो 11 2 अंकी 1 अंकी नहीं है। यहां पर उसने 1 से 10 तक पूछा है, तो 10 से 11 तो बड़ी हो गई। तो 1 से 10 तक कितनी निकली आपकी, 4 निकली। कौन कौन निकली, 2 3 5 7। तो अब यहां इसने पूछा है 1 से 10 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो कितनी आपकी, 4। ये आपका उत्तर आएगा। कौन कौन है, 2 3 5 7। तो उसने ये नहीं पूछा है, उसने कितनी है यानी संख्या पूछी है। तो कितनी संख्या है आपकी, 4। इसी प्रकार से प्रश्न बनेगा 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी है। तो इसका उत्तर 1 से 50 तक यदि अभाज्य संख्या कितनी है ये पूछेगा तो इसका उत्तर आएगा 15। फिर आएगा 1 से 50 तक, साथ में ये योगफल भी बताता चलता हूं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का योगफल, अभाज्य संख्याओं का योगफल, योगफल। तो 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याओं का योगफल आएगा वो आपका, अब 1 से 50 तक कौन कौन है, 2 3 5 7 11 13 15 नहीं है सॉरी 17 19। जब इन संख्याओं को आप जब जोड़ोगे तो आपका योगफल कितना आएगा, 328 आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं का जो योगफल है आपका कितना है, 328। इसी प्रकार से आपसे आगे से पूछिए 50 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, संख्या कितनी है। पहला प्रश्न तो कितनी है, तो 50 से जब 100 तक वो अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछता है तो आपका उत्तर कितना आएगा, 10। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 15। 50 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 10। अब प्रश्न आएगा 50 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की का योगफल। 50 से 100 तक अभाज्य
संख्याओं का योगफल। योगफल, अब देखिए 50 से 100 तक आभाज्य संख्याओं का क्या पूछेगा? योगफल पूछेगा। तो योगफल आपका आएगा 732। अब 50 से 100 तक आपकी कितनी संख्याएं? 10 हैं। इन 10 संख्याओं को जब आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर कितना आएगा? 732 आएगा। अब 50 से आगे कौन कौन है? तो देख लीजिए, 50 से आगे 51 है नहीं है, 52 है नहीं, तो 53 है। तो जो अभाज्य संख्याएं जैसे 53 है, 53 के बाद में आपकी 54 नहीं है, 55 नहीं है, 56 नहीं है, 57 नहीं है, 58, 59, 53, 59, इस प्रकार से जब इनको जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा? 732। अब प्रश्न यहां से इनसे मिलकर भी आ सकता है, जैसे 1 से 50 तक कितनी हुई? 15, तो 50 से 100 तक कितनी हुई? 10। तो प्रश्न आएगा 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है? कितनी है? बराबर 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी आएंगी? 25, 15 यहां 10 ये। और ये प्रश्न लेक्चरर एग्जाम जो आपकी 2019 में जनवरी में लगी थी, ये सॉरी 2020 में लगी थी जनवरी में, जो 3 से और 13 लगी थी, 3 जनवरी से 13 जनवरी तक, उसमें यह प्रश्न पूछा था पेपर फर्स्ट में, जो आपका जीके का पेपर आता है लेक्चरर में, वो ये प्रश्न आया था कि 1 से 100 तक आभाज्य संख्या कितनी होती है, और ये 25 आया था। और ये 25 ऑप्शन में था, उसमें था ऑप्शन 25, 26, 27, 28, तो उसमें ऑप्शन आपका कितना है? 25। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर एग्जामों में यही सारी चीजें पूछी जाती है, क्योंकि ये कंफ्यूज वाली बात है, और ये कंफ्यूज वाली अगर आपको क्लियर हो जाएगी, आप आसानी पूर्वक, मैंने आपको कल बताया था वीडियो जो हमारी पुरानी थी, मैंने आपको कहा था कम से कम 3 प्रश्न रीट संबंधी इसमें से पूछे जाएंगे, और 100% आप उनको आराम से सही कर सकते हो यदि आपका अभ्यास सही बना रहता है तो। और यदि आपका अभ्यास सही नहीं बना रहेगा, आप गणित में पिछड़ते रहोगे। गणित में यदि आपको महारत हासिल करनी है तो आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की जो संख्या कितनी है वो आपकी है 25। अब प्रश्न आएगा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं का योगफल अगर पूछता है, योगफल अगर पूछता है। अब देखो 1 से 100 तक, तो 1 से 50 तक संख्याओं का योगफल कितना है? 328। उसके बाद में 50 से 100 तक अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है? 732। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे, 1 से 50 और 50 से 100, तो दोनों को जोड़ोगे तो 1 से 100 बनेगा नहीं बनेगा? तो यहां आपको 328 और 732 को क्या करना है? जोड़ना है। तो 8 और 2 10 हाथ से लीजिए, 3 2 5 और 6 और 7 3 10, तो 1060 आपका ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से यदि हम अभाज्य संख्या को थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, यानी पढ़ने से ज्यादा यदि हम समझेंगे, तो आप रीट में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो और आप आने वाले भविष्य में अध्यापक बन सकते हो। तो मेन बात है अभाज्य संख्या को समझना। यदि आपने अभाज्य संख्या को आसानी पूर्वक समझ लिया, आसानी पूर्वक आपका कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहीं से टकराएगा, और इतना आपने यदि पढ़ लिया तो ये समझो आपकी अभाज्य संख्या भी क्लियर हो जाएगी, अभाज्य संख्या के साथ साथ आपके अभाज्य गुणनखंड भी क्लियर हो जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड के साथ में आपके लेस है, मैस है, जो आते हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, या इनमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, वो भी आपके यहां से क्लियर होगी। तो अभाज्य संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर विषय है, इसको आपको थोड़ा समझना जरूरी है। और इसमें समझने कुछ नहीं है, आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, जितना अच्छा समझोगे आप उतनी ही इसमें महारत हासिल कर पाओगे। तो मुझे विश्वास है, मुझे आशा है आप इसको विषय को, प्रकरण को समझ गए होंगे। आगे हम पढ़ते हैं इसी का जस्ट उल्टा पढ़ेंगे, अभाज्य की जगह पढ़ेंगे भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। तो मुझे विश्वास है कि आप समझ रहे होंगे, आपको वीडियो बहुत शानदार लग रही होगी। तो अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या की, और भाज्य संख्या का दूसरा नाम है संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या जिसको दूसरा नाम क्या है? संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या बात वही करेंगे कि भाज्य संख्या होती क्या है, संयुक्त संख्या क्या होती है। यदि आपको परिभाषा क्लियर हो गई तो आगे आने वाले जितने भी आपके इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो भाज्य संख्या, ये अभाज्य, मैंने आपको बोला था अभाज्य का उल्टा।
अभाज्य में तो एक और स्वयं का भाग जाता है, जबकि भाज्य में एक का भी जाता है, स्वयं का भी जाता है, एक और स्वयं के अलावा जितने भी और होते हैं उनका भी इसमें भाग चला जाता है। तो अभाज्य संख्या यानी एक व स्वयं के अलावा और भी संख्याओं का भाग जाता है। अगर इसमें मैं नहीं लगा देता हूं तो यह भाज्य की परिभाषा नहीं बनेगी, अभाज्य की बन जाएगी। एक और स्वयं के अलावा और भी संख्याओं का भाग जाता है, तो यह परिभाषा है भाज्य या संयुक्त भाज्य, संयुक्त संख्या की। और अगर इसी परिभाषा को मैं बोल दूं एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, तो यह परिभाषा बनेगी किसकी? अभाज्य संख्या की। तो दोनों में थोड़ा सा नहीं और नहीं होने का अर्थ है। तो एक में नहीं लग जाता है तो अभाज्य संख्या, एक में नहीं लगता है तो भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। अब आपसे प्रश्न आता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी? आपकी 4। बात वहीं से करेंगे। ये जितनी भी संख्या होती है सब प्राकृत संख्या में से बनती है। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। तो 1 के बारे में अपन ने बात की, 1 के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। हम यहां बात कर रहे हैं भाज्य संख्या की। लेकिन जब अभाज्य नहीं हुआ तो आपकी भाज्य भी नहीं होगी। उसके बाद में 2 आया, 2 हमारी अभाज्य संख्या है, 3 हमारी अभाज्य संख्या है। बात आए थी 4 की। अब 4 में देखो, 4 में आपका 1 का भाग जा रहा है, 4 में आपका 2 का भाग जा रहा है और 4 में आपका 4 का भाग जा रहा है। तो देखो बात वही है, एक और स्वयं के अलावा और भी संख्याओं का भाग जाता है। तो और संख्या कौन हुई यहां में? 2। तो बताओ 2 या 2 से ज्यादा का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? और जब 2 या 2 से ज्यादा का भाग जाएगा तो आपकी संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या होगी। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वो आपकी क्या होगी? 4 होगी। बात आ गई समझ में? अब इसके बाद में आगे बात करते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन हो गई आपकी? 4। अब बात करते हैं सबसे बड़ी भाज्य संख्या। सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो गई? 4। सबसे बड़ी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या संयुक्त संख्या दोनों एक ही हैं, और विषम संख्या, सम संख्या और आपकी अभाज्य संख्या ये सब किसमें से बनती है? प्राकृत संख्या में से। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से, और कहां जाती है? अनंत की ओर। तो यहां संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत को जाएगी, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या भी क्या होगी? आपकी अनंत होगी। क्या होगी? अनंत। तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या हो गई? आपकी अनंत। अब आपसे प्रश्न करता है कि बताओ 1 से 50 तक, 1 से 50 तक भाज्य संख्या कितनी है? अगर आपको अभाज्य संख्या याद है, इससे पहले मैंने अभाज्य संख्या पढ़ाई थी, तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी थी? 15। क्लियर? 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 15। 1 से 50 तक भाज्य संख्या, तो टोटल संख्या 15 हुई। 15 में से 50 में से 15 तो आपकी क्या है? अभाज्य। अब बची कितनी? 35। 35 में से 1 आपके अभाज्य संख्या नहीं है ना, संयुक्त संख्या है, तो 1 नहीं है, तो 35 में से 1 गई तो कितनी बची? आपकी 34। तो जो 34 संख्या आएंगी वो आपकी 1 से 50 तक संख्या आ जाएंगी। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं 50 से 50 यानी 50 तो इसमें आ गया 51 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी है? अब देखो 50, 51 से 100 तक आपकी टोटल संख्या कितनी है? 50। 50 में से 10 आपकी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो जब 50 में से 10 अभाज्य संख्या गई तो कितना बचा? 40। तो आपका ये उत्तर आ जाएगा 40। तो 51 से और 100 तक आपके भाज्य संख्या कितनी हुई? 40। अब बात करते हैं 1 से 100 तक। 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी है? 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी है? तो देखो 1 से 50 तक कितनी है आपकी? 34। और 51 से 100 तक कितनी है आपकी? 40। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितनी हो गई? 74। अब बात करते हैं 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी आएंगी? 74। 25 की संख्या आपकी क्या हो गई? अभाज्य। तो 74 और 25 कितने हो गए? 99। अब बात रही 1 की, तो 1 न तो अभाज्य है और न
भाज्य है। तो अपन यहां नोट करते हैं, नोट ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, एक नए ही अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और नए ही भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। यानी जो आपका एक है ये न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। तो एक तो अभाज्य न भाज्य, एक तो ये हो गई 25 आपके अभाज्य हो गई और 74 ही हो गई, तो 100 तक हो गई टोटल संख्या। 1, 25 और 74 100 होता है। तो इस प्रकार से एक आपका इस प्रकार से आ जाएगा। एक हम इसमें और बात करते हैं कि यदि एक नियम, एक नोट और याद रखना है। दूसरा नोट ये है कि दो के अलावा जितनी भी सम संख्याएं हैं, किसके अलावा? दो के अलावा, यानी दो को नहीं लेना है, दो के अलावा जितनी भी सम संख्या आएंगी, सम संख्या हैं, वो सब भाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। यानी दो के अलावा, यानी केवल दो को छोड़ दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये जितनी भी आगे संख्या आएंगी ये सब आपकी क्या होंगी? संयुक्त संख्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी। इसके बाद में हम पढ़ते हैं नंबर 5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या बहुत सीधा है कि जिस संख्या को P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। क्या किया जा सके? प्रदर्शित किया जा सके। यानी जिस संख्या को P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके वो आपकी क्या होगी? परिमेय संख्या। P यहां अंश का काम करता है, Q यहां हर का काम करता है। यानी जिस संख्या को 3/4 के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या है, 5/6 लिखेंगे परिमेय संख्या है, -5/-7 लिखेंगे परिमेय संख्या है। अगर आपको यहां Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q का मान 0 आ जाएगा वो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे 4/0, यह आपकी परिमेय संख्या है क्या? ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। यानी जिस संख्या में हर का मान 0 आ जाए, नीचे वाली संख्या यदि 0 है आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर ऊपर आपका 0 है, नीचे कोई भी संख्या है, ये आपकी परिमेय है। क्यों? क्योंकि 0 का पहाड़ा नहीं होता, क्योंकि 0 एकम 0, 0 दूना भी 0, 0 तिया भी 0, 0 चौका भी 0, तो 0 के पहाड़ आपको होगा नहीं, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 आएगा। तो 0 का जब पहाड़ा नहीं होता तो वो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। और जब 0 अगर नीचे ऊपर होता है, अंश की जगह होता है, नीचे संख्या होती है, तो 5 का पहाड़ा होता है। 5 का पहाड़ा यदि 0 से गुणा करोगे तो आपका उत्तर 0 आ जाएगा। तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब एक ही बात है, यदि हर संख्या का मान 0 होता है, हर संख्या का मान यदि 0 होता है तो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, और यदि अंश का मान 0 होता है तो आपकी परिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, यानी अंश और हर के रूप में। परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो ये आपका संख्याओं से संबंधित जो मैटर था रीट का, रीट फर्स्ट लेवल फर्स्ट जो गणित आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, जो संख्याओं से संबंधित जो भी बात थी वो मैंने आपके सामने पेश की। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे विश्वास है यदि आप अभ्यास करोगे तो आसानी पूर्वक गणित में 30 में से 30 क्वेश्चन आप हल कर पाओगे, और आपको रीट में सिलेक्शन होने की ज्यादा संभावना होती है। क्योंकि जिस बंदे की जो अध्यापक बनना चाह रहा है रीट फर्स्ट से, लेवल फर्स्ट से, वो यदि अच्छी मेहनत करेगा तो 100% यदि गणित में वो 30 में से 30 पुटअप करता है तो उसका गारंटी पूर्वक अध्यापक में आसानी से चयन हो जाएगा, क्योंकि गणित ही उसको सबसे आगे ले जाती है। तो गणित में आपको केवल अभ्यास करने की जरूरत है। हमसे जितनी आपसे मेहनत बनेगी, हमारी मेहनत बनेगी, आपकी खुद की मेहनत बनेगी, हम दोनों यदि बराबर मेहनत करेंगे, बराबर अभ्यास करेंगे, तो आसानी पूर्वक आपको भी गणित में महारत हासिल होगी, और आप 30 में से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप कर पाओगे, और 30 में से 30 लाने की पूरी संभावना रहेगी। इसी आशा के साथ में, इसी विश्वास के साथ में आपके साथ में रोज मैं आता रहूंगा। आपको जितने भी गणित संबंधी जो भी बात होंगी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप भी मुझे कमेंट कीजिएगा, जिससे मेरा भी विश्वास बना रहे। मैं भी आगे से आगे आपको ज्यादा से ज्यादा गणित में जितना मेरे से आएगा उतना कोशिश कर पाऊंगा, उतनी आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और इसी आशा के साथ में, विश्वास के साथ में, मुझे विश्वास है कि आप भी मेहनत करेंगे, और आपकी मेहनत से मुझे भी विश्वास मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।